Assalamualaikum. Now I will discuss intravenous anesthetics. So the names are propofol, barbiturates, benzodiazepines, etomidate, and ketamine. In this video we will discuss the first one, propofol. So first of all, regarding all the properties of propofol, it acts through GABA A, which is its mechanism of action through inhibitory pathway. And secondly, you can say it is the most commonly used intravenous anesthetic and supplemented with opioids. Why it is supplemented with opioids? Because इसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ हिप्नोटिक. वो आगे चल के भी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस होगी. बिकॉज इट इज़ ओनली हिप्नोटिक, इसका एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट नहीं होता. तो एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट जो है हमें चाहिए होता है एनेस्थीसिया में. तो एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट लेने के लिए हम इसमें ओपियोइड्स ऐड करते हैं. The next one is TIVA. TIVA is total intravenous anesthesia. So for total intravenous anesthesia, we do not give any inhalational or gaseous form of anesthesia. We just give propofol and we combine it with opioids. So this is called total intravenous anesthesia. So it has alkyl phenol. इसके अंदर alkyl phenol होता है जिसकी वजह से इसकी hypnotic property होती है. यही इसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ हिप्नोटिक. इट डज़ नॉट काज एनी एनाल्जेसिया. सो दिस इज़ पुअरली वाटर सॉल्युबल. सो आगे भी चल के हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. ओके इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसकी एमलियन बनाते हैं. एमलियन बनाने का क्या मतलब है कि हम इसके साथ एग योग के कुछ मटेरियल्स मिक्स करके इसको एक एमलियन तैयार करते हैं ताकि ये अब्जॉर्ब हो सके और जाके एक्ट कर सके. इस एमलियन की वजह से कुछ लोगों में एलर्जी होती है, क्योंकि कुछ लोगों को एग योग से एलर्जी होती है. उस वजह से हम पेशेंट से पहले पूछते हैं कि आपको एग योग से एलर्जी तो नहीं है बिफोर इन्फ्यूजन ऑफ propofol. So this is must. We must ask the patient about the allergy because this is an emulsion made from the egg yolk. So you just ask the allergy if the patient is allergic from the egg yolk. So you do not give propofol to that patient. Now we also add retardants of bacterial growth in the emulsion of the propofol. And once you have opened the emulsion or the vial of the propofol, you have to use it before the 12 hours. So you cannot use it after the 12 hours because of contamination. Now this is the extra point, metabisulfite. metabisulfite कुछ propofol की preparations ऐसी होती हैं जिनके अंदर metabisulfite ऐड होता है. So metabisulfite ऐड होने की क्या रीज़न है, हमें इसको क्यों देखना है. अगर प्रिपरेशन में metabisulfite ऐड है तो आपने पेशेंट को देखना है कि पेशेंट को एज़मा तो नहीं है. अगर उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं पहले से, लाइक उसको एज़मा है, तो हम उसके अंदर ऐसी प्रिपरेशन प्रोपोफोल की जिसके अंदर मेटाबाइसल्फाइट है वो नहीं देते. बिकॉज पेशेंट की कंडीशन जो है वो एज़मेटिक कंडीशन एग्रावेट हो सकती है. सो यू हैव आल्सो टू चेक वेदर द पेशेंट इज़ एज़मेटिक. नाउ व्हाट आर द काइनेटिक्स. यू नो कि इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर एंजाइम्स मेनली, एंड देन इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स आर excreted through kidney. It is also, you can see, lungs are also involved in its excretion. extrahepatic pathway है through lungs as well 30%. उसके अलावा इसकी प्लाज्मा जो हाई प्लाज्मा क्लियरेंस है. बिकॉज ऑफ हाई प्लाज्मा क्लियरेंस रिकवरी इज़ कंप्लीट एंड इमीडिएट. यू कैन से प्रॉम्प्टली रिकवर हो जाता है पेशेंट जैसे ही आप इन्फ्यूजन को बंद करते हो प्रोपोफोल की. तो प्रोपोफोल की इन्फ्यूजन बंद करते ही फ़ौरन पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाता है. बाकी 3 कंपार्टमेंट मॉडल जो है वो आपको पता है कि जब आप कोई भी इन्फ्यूजन देते हैं तो वो सिर्फ साइट ऑफ एक्शन या उस कंपार्टमेंट में सिर्फ नहीं जाती जहाँ पे उसने एक्शन करना होता है, बाकी कंपार्टमेंट्स में जाती है. लाइक आप एक्स्ट्रा सेलुलर है, बाकी फैट और ऑल द कंपार्टमेंट्स, तो उसमें भी जाती है, जिसकी वजह से हमने एक रिक्वायर्ड डोज को एडजस्ट करना होता है कि हमने एनेस्थेटिक इफेक्ट लेने के लिए कितनी डोज जो है वो देनी है. नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ. व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ. आपने एक ड्रग दी है पेशेंट को, लाइक एग्जांपल के तौर पे आप देख लो प्रोपोफोल ही आपने दी पेशेंट को. तो प्रोपोफोल की इन्फ्यूजन के बाद जैसे ही आपने प्रोपोफोल की इन्फ्यूजन को डिसकंटिन्यू करना है तो आइदर फ़ौरन ही जो है वो रिकवरी हो जाएगी या नहीं. तो ये डिपेंड करता है उसकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ पे, जो उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ बताती है. यानी अगर एक इन्फ्यूजन जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के साथ इसका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर ज़्यादा देर के लिए रहेगी. although आपने इन्फ्यूजन उसकी स्टॉप ही कर दी है, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस इन द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्युबिलिटी, इट विल बी देयर इन द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स.
और वहाँ से दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट होके इसके बाद में भी इफ़ेक्ट आते रहेंगे। तो कुछ ऐसे हैं, बाकी अदर दैन प्रोपोफोल उनकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी इन्फ्यूजन स्टॉप करने के बाद भी पेशेंट फ़ौरन रिकवरी की तरफ नहीं आता, कुछ टाइम लगता है रिकवरी में। लेकिन प्रोपोफोल एक ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है, हमने शुरू में बताया कि उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम है। उस कम सॉल्युबिलिटी की वजह से क्या होता है कि उसकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ कम हो जाती है, मतलब उसकी एलिमिनेशन जल्दी हो जाती है। इट मूव्स टू द कंपार्टमेंट्स प्रॉम्प्टली, इट इज़ एक्सक्रीटेड प्रॉम्प्टली, और रिकवरी जो है वो क्या होती है फॉर प्रोपोफोल इज़ ब्रीफ, और पेशेंट प्रॉम्प्टली रिकवर्स आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो अबाउट context sensitive half-life. Now we will discuss all of its effects on the different systems like CNS, CVS, respiratory. So first of all we have CNS. CNS, I told you, it causes hypnosis and it is not analgesic. It causes twitching during induction. Whenever you are inducting the propofol infusion, it causes twitching. It resembles seizures, but it is safe in the patients who has seizure disorders. You can give propofol infusion in the patients who has seizure disorders. It is neuroprotective during focal ischemia. अगर किसी को ब्रेन के अंदर फोकल इस्कीमिया है भी सही, तो इट इज़ न्यूरोप्रोटेक्टिव फॉर दैट। उसके अलावा ब्रेन का जो सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट है उसको कम करेगी, ब्लड फ्लो को कम करेगी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी कम करेगी, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को कम करेगी, और सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज़ आल्सो रिड्यूस्ड. सो दीज आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ प्रोपोफोल ऑन द CNS. नाउ CVS इफेक्ट्स में क्या क्या आता है? मोस्ट प्रोनाउंस्ड डिक्रीज़ इन द ब्लड प्रेशर. जितने भी आपके इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका रिड्यूसिंग इफेक्ट आता है ब्लड प्रेशर के ऊपर. उसकी रीज़न ये है कि ये काज करती है आर्टीरियल एज वेल एज वीनस वेजोडाइलेशन. आर्टीरियल वेजोडाइलेशन भी करती है, वीनस वेजोडाइलेशन भी करती है, जिसकी वजह से प्री लोड कम होता है, आफ्टर लोड कम होता है और ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है. ना सिर्फ ये करती है बल्कि बेरो रिफ्लेक्स जो है उसको भी इनहिबिट कर देती है. सो इन सारे कंबाइंड इफेक्ट को देखते हुए वीनस वेजोडाइलेशन भी हो गई, आर्टीरियल वेजोडाइलेशन भी हो गई और ऊपर से बेरो रिफ्लेक्स को भी इसने इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से हेल्दी बंदों के अंदर भी जब आप इन्फ्यूजन देते हो, इसका पहले इंडक्ट करते हो, तो फ़ौरन से क्या होता है, हाइपोटेंशन होती है और पेशेंट जो है उसको ब्रेडिकार्डिया होता है. तो इस इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोफाइलैक्टिकली एंटीकोलिनर्जिक्स दे देते हैं. ऑल दो आपने प्रोफाइलैक्टिक एंटीकोलिनर्जिक दिए हुए भी हों तो भी क्या होता है कि इसके जो ब्रेडिकार्डिया के इफेक्ट है इवन इन द हेल्दी पेशेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट. नाउ व्हाट आर इट्स रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स? रेस्पिरेटरी इफेक्ट में इट इज़ पोटेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट लाइक ऑल अदर्स. इट काजेज डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इट काजेज एपनिया as well as minute ventilation is decreased. बाकी ventilatory response to hypoxia as well as hypercapnia is also reduced. You know कि अगर आपको हाइपॉक्सी होता है नॉर्मली हेल्दी बंदे में, जब हाइपॉक्सी होता है या हाइपरकैपनिया होता है तो उसकी वजह से वेंटिलेशन रेट बढ़ जाता है. लेकिन अगर प्रोपोफोल की इन्फ्यूजन दी हुई हो तो वो वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स जो है टू द हाइपॉक्सी और हाइपरकैपनिया नहीं आता. अपर एयरवेज की रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट करती है. नाउ दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इट बिकॉज इट इज़ इनहिबिटिंग द अपर एयरवे रिफ्लेक्सेस. सो यू कैन use it when you need instrumentation in the upper airway, like if you have to give the laryngeal mask, you can use propofol because it inhibits the upper respiratory reflexes, so it is easy to perform the instrumentation in the upper air passages like laryngeal mask. Now at the end we will discuss its combinations as well as uses. Propofol, like in TIVA, can be used in total intravenous anesthesia. You will just give propofol with opioids. It can also be used in the balanced anesthesia. What is meant by balanced anesthesia? You give propofol along with nitrous oxide या फिर volatile intravenous anesthetics. So यहाँ पे combination है propofol with benzodiazepines and opioids. You know propofol का सिर्फ hypnotic action है. hypnotic action के साथ हमें analgesic action चाहिए, sedation, hypnosis, ये सारे combination चाहिए होते हैं हमें for full general anesthesia. So we combine propofol with benzodiazepines and opioids. Now the next point is about fospropofol. Fospropofol is just the prodrug form of propofol. It is highly water soluble. Discussed the
डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोपोफोल कि ये सॉलिबिलिटी इसकी कम होती है, हमें इसके लिए मलियन बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स में एलर्जी भी हो सकती है। एजमेटिक पेशेंट्स में इश्यूज़ आ रहे थे, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसकी फॉस प्रोपोफोल बना देते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल है, जो बॉडी के अंदर जाके फिर मेटाबोलाइज होती है। मेटाबोलाइज होने के बाद फिर अल्टीमेटली प्रोपोफोल में कन्वर्ट होकर अपने एक्शंस इंसर्ट करती है, जिसकी वजह से फिर ये एजमेटिक पेशेंट्स में भी दे सकते हैं, जिनके अंदर एग जो की एलर्जी है उन पेशेंट्स में भी दे सकते हैं, और सॉल्युबिलिटी भी इससे इंक्रीज़ हो जाती है। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट प्रोपोफोल।